दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और निश्चित तौर पर जब महात्मा गांधी की बात आती है तो दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति की आपके सामने छवि आ जाती है जो वंचितों के लिए लड़ा, जिसने उन सर्वहारा के लिए संघर्ष किया, उसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। वो दक्षिण अफ्रीका में भी मजदूरों के साथ खड़ा था। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसके बारे में ये कहा जाए कि अगर महाभारत में भीष्म की चर्चा होती है तो आज के भारत में गांधी की भी चर्चा होना जरूरी है। गांधी को गोली मारी गई थी, लेकिन आज भी जिन्होंने गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, उनके प्रश्नों के तीर गांधी की आत्मा को छेदने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी गांधी न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हम तीन साथी, वरिष्ठ पत्रकार काशीनाथ जी, रविन्द्र दुबे जी और मैं गंगा चरण मिश्र, हम तीनों ने इसी मुद्दे को लेकर 21 अगस्त 2022 को 17 किलोमीटर तक की एक पैदल यात्रा की थी, पद यात्रा की थी। बहुत सारे साथियों ने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चले थे। महात्मा गांधी अमर रहे भी कहा गया, महात्मा गांधी के जयकार भी गूंजे। आज फिर हम तीनों एक साथ त्रिकाल और नो न्यूज ऑनली व्यूज की तरफ से ये चर्चा है। हम तीनों ही साथी बात करेंगे। सबसे पहले हम सब तीनों साथियों की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुद्दे पर बात करने के लिए हम काशीनाथ जी से चर्चा करेंगे कि काशी जी, ये बताएं कि गांधी की प्रासंगिकता को लेकर आप क्या कहना चाहें। देखिए, मैं तो गांधी को जितना समझ पाया या गांधी को जितना पढ़ पाया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब तक ये धरती है तो गांधी प्रासंगिक है। बिना गांधी के आप किसी भी बड़े मुद्दे पर उसके समाधान का, हल का आप उम्मीद नहीं कर सकते। आज मान लो वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें तो जो इजराइल में हो रहा है, जो हिजबुल्लाह कर रहा है या जो यूक्रेन में हो रहा है, तो वहां भी गांधी की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। वहां गांधी की बात, गांधी के सिद्धांत, गांधी के नियम और गांधी के उपदेश ही उस समस्या का हल कर सकते हैं। और अगर हम देश में देखें तो जगह जगह हो रही सांप्रदायिक हिंसा, मणिपुर की आग, ये भी गांधी ही बुझा सकते हैं। तो आपके पास साधन सिर्फ गांधी है और गांधी की प्रासंगिकता को आप कभी नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि गांधी वो व्यक्तित्व है जिसने अपना पूरा जीवन एक अलग तरह से जिया और अंत में उन्होंने यही कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये बात कहना आज दुनिया के किसी और राजनेता या किसी व्यक्ति के हिम्मत में नहीं है या उसके बस में नहीं है। रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात आती है कि गांधी एक विचार है और वो एक ऐसा विचार है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को लेकर जिस तरीके से हमें गांधी ग्रुप जब अपना चालू हुआ तो उसमें कई बार लोगों के आर्टिकल आए, लेख आए, तुषार गांधी जी का भी लेख आया। राजेश बहुगुणा जी ने अभी हाल ही में एक पत्र लिखा था, पोस्ट किया था, उसकी पिक्चर भेजी थी जिसमें लिखा था, ऐसा व्यक्तित्व कहाँ होगा, जिसमें केवल लिखा था कि मोहनदास करमचंद गांधी जहां भी हो वहां ये मिले। आज कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि ऐसा नाम लिख दे और पोस्ट ऑफिस उसकी चिट्ठी उसके पते पे पहुंचा दे? आप बताएं कि गांधी को लेके क्या लगता है आपको? देखिए, गांधी जी ने जो इस देश के लिए किया है या जो समाज के लिए किया है वो अतुलनीय है। आप सोचिए, इसकी कोई तोड़ नहीं है। अब देखिए कि गांधी जी के ऐसा नहीं कि गांधी जी जब 1911 में हिंदुस्तान आते हैं तो गांधी जी के पहले ऐसा नहीं उसी समय आंदोलन चालू था, उसके पहले से ही बहुत लोग स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे, कोई 1857 से भारत में क्रांतियां चल रही थी। तो गांधी की सफलता का राज क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो गांधी की जो सफलता का राज था वो उन्होंने जनता के बीच में जाकर काम किया। सबसे पहले देखिए, वो हरिजन बस्तियों में गए, वो राजा महाराजाओं की दहलीज पर नहीं गए या उन्होंने राजाओं महाराजाओं की चौखट पर जाकर उनसे काम नहीं किया, क्योंकि उनको समझ में आया कि इस देश में यदि अपनी लोगों के बीच में लोकप्रियता बनाना है, जनता को जगाना है, जागृत करना है, तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा।
और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जब यहाँ कर देखा कि समाज में अछूत की भावना है, बहुत ज़्यादा अगड़े पिछड़े की भावना है, इसमें जाति की भावना है, तो उन्होंने उसके लिए हरिजन बस्तियों में जाकर उन्होंने काम करने की कोशिश की। हरिजन बस्तियों से में जाकर उन्होंने भोजन लिया और कई मौकों पर उन्होंने इस बात की आलोचना की। मैंने पढ़ा है, सब जो लोग ने गांधी पढ़ा होगा, उन सबने पढ़ा होगा और संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हो रही थी, तब पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को आमंत्रण दिया। वहाँ पर उन्हें बोलने के लिए बोला गया। तो गांधी जी ने बोला कि मैं बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा और उस समय उन्होंने देखा कि वहाँ तमाम राजा-महाराजा स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे, शस्त्र लिए हुए थे, कुछ लोग मंच पर बैठे थे, कुछ सामने बैठे थे। तो जो आम जनता थी वो दूर खड़ी हुई थी, खड़े होकर सुन रही थी। तो गांधी जी ने सबसे पहले जब आलोचना शुरू की, तो उन्होंने बोला कि यदि हमें आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी के लिए वास्तविक जो मूल है, उसे जनता के बीच में जाके करना पड़ेगा। तो उन्होंने जनता को जोड़ने के लिए बात बोली कि जो जितने भी महाराजा हैं, यदि ये अपनी धन संपदा लेकर आएँगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है। तो उसके से जुड़ने के लिए महाराजाओं को अपने जो धन संपदा एक ट्रस्ट में जमा कर देना चाहिए और इस ट्रस्ट से ये स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया जाना चाहिए और लोगों की सहायता या लोगों की मदद करना चाहिए। इससे जनता जो थी वो गांधी की तरफ आकर्षित हो गई और जिस तरीके से गांधी जी का भाषण आगे बढ़ता गया, राजा महाराजा नाराज होकर जाते चले गए, उठते चले गए। बहुत सारे जो मंच पर बैठे थे उनमें से भी बहुत सारे नाराज होकर चले गए। लेकिन गांधी ने बोलना नहीं छोड़ा और इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो जनता जनार्दन था, जो आम जनता थी, वो गांधी जी से प्रभावित थी। इसलिए गांधी जी के आह्वान पर एक आंदोलन सा खड़ा हो जाता रहा। आप देखिए गांधी जी कोई आंदोलन की बात करते थे, तो उस समय ना सोशल मीडिया था, ना इस तरीके के संचार संसाधन थे। उसके बावजूद पूरे देश में एक जैसी क्रांति खड़ी हो जाती तो लोग सड़कों पर निकल आते थे, गांधी जी के आह्वान पर बाहर निकल आते थे। ये अपने आप में उनकी बताते हैं उनकी लोकप्रियता कितनी थी और उन्होंने जिस सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा, उसकी आज भी उतनी प्रासंगिकता है। देखिए जिस तरीके से दुनिया में हिंसा की बात हो रही है, लोग लूट-पाट की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, तो गांधी जी ने भी इन सब बातों को बोला। गांधी जी का सत्य और अहिंसा आज भी जीवित है और इन बातों को लेकर यदि आज दुनिया में संदेश देने की कोशिश की जाएगी, सुनिश्चित मानिए कि आज भी भारत जो विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, यार वाक़ई में भारत एक संदेश देना चाहता है। जैसे अभी हम कहते हैं दुनिया में हम भारत निर्गुण देश है, वो ना अमेरिका की तरह है, ना रूस की तरह है, ना अरब की तरह है। वो अपना उसका अपनी विचारधारा और अपने तरीके से बात करता है। तो इसी तरीके से आज भी यदि गांधी जो है, गांधी जी हमेशा बोला है सत्य और अहिंसा पर चलिए। यदि अहिंसा के रास्ते पर चलाने का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, तो फिर से एक विश्व शांति की बात होगी और मानवता की बात हो सकती है। काशीनाथ जी, एक बात आती है गांधी को लेके, हमेशा दो बात हमेशा ये उठाई जाती है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय गांधी मौन थे और भगत सिंह को जब फांसी हुई तब भी गांधी ने कोई प्रयास नहीं किया। इस तरीके के सवाल भेजे जाते हैं और इस तरीके से गांधी की आलोचना की जाती है। आपका क्या कहना है? देखिए, इन दोनों मुद्दों पर, इन दोनों मुद्दों को खारिज नहीं हम बोलते हैं, हम अपनी बात रखते हैं क्योंकि हम गांधी को मानते हैं, हम गांधी के विचार से सहमत हैं, तो हम अपनी बात रखते हैं। पहले लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक-ठाक किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, अच्छे से उन किताबों को पढ़ लें। वो भगत सिंह को भी पढ़ लें ताकि उनको ये भ्रम ना रहे कि वो गांधी की इज्जत नहीं करते थे या वो गांधी को नहीं मानते थे। वो भी गांधी को अपने पिता तुल्य ही मानते थे और पिता के दर्जे पे रख के ही गांधी का सम्मान करते थे और बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे मुद्दों पर वो गांधी से सहमत हैं कि क्रांति ही हल नहीं है, गांधी का रास्ता ही निदान है और स्थायी निदान गांधी ही देगा। दूसरी बात, गांधी को लेके ज्यादातर इस दौर में जो एक विचारधारा है, जो सत्तासीन है और जो एक संगठन है जो अब अपने 100 वर्ष होने का बड़ा दंभ भर रहा है, उन सब ने गांधी के को की चरित्र हत्या करने के लिए या गांधी को बदनाम करने के लिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के फ्रेम पर बहुत ज्यादा किया है। उन लोगों ने ट्रोलर्स की आर्मी लगाई है, ट्रोल करने वाले लगाए हैं, बहुत ज्यादा किया है उन्होंने गांधी के, मगर वो कभी जान नहीं पाएंगे, गांधी के मूल विचार को नहीं जान पाएंगे। गांधी हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और किसी भी संघर्ष की बात करोगे तो सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहले खड़े हो, सबसे पहले अछूत के साथ खड़े हो,
सबसे पहले दलित के साथ खड़े हो, सबसे पहले पिछड़े के साथ खड़े हो, अल्पसंख्यक के साथ खड़े हो, जो निर्बल लोग हैं, जो समाज की आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी हैं, उनके साथ खड़े हो और उनके आंखों में आ रहे आंसू को अगर आप पोंछ देते हैं, तभी आप एक समाज का निर्माण करते हैं। लोग बाद में अंत्योदय फलानी फलानी बातें करते हैं, लेकिन अंत्योदय से पहले गांधी का आखिरी लाइन का आखिरी आदमी ही गांधी का लक्ष्य रहा है कि अगर उस तक हम हंसी पहुंचा पाए, उस तक साधन पहुंचा पाए, सुविधा पहुंचा पाए, जो बहुत सारे लोगों को खलती है। दूसरी चीज, गांधी से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने, एक विशेष विचार के लोगों ने पूछा कि अगर देश आजाद हो जाएगा तो फिर उसको किस तरीके से चलाया जाएगा, उसका स्वरूप क्या होगा। तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि जो राजे रजवाड़े हैं वापस उनके पास सत्ताएं चली जाएं, वो राजे रजवाड़े अपने हिसाब से इलाकेदारी करें और इलाकेदारी से अपना देश में राज करें, पेशवाई करें या रजवाड़ा करें। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, अब ये देश आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक पद्धति से चलेगा। यहाँ अब जनता का राज होगा, जनता के लिए राज होगा, जनता खुद चुनेगी कि किसका राज होगा। ये बात बहुत लोगों को खली, बहुत लोगों को इस बात का मलाल था कि गांधी हम लोगों को इस तरह से फंसा देना चाहते हैं, और इसका बहुत तगड़ा विरोध भी हुआ। और गांधी की हत्या की जो परिणति है उसमें एक कारण ये भी रहा है। रविंद्र जी, एक और बात आती है, सरदार पटेल को लेके भी गलत फहमियां फैलाई जाती हैं कि नेहरू और सरदार पटेल में से महात्मा गांधी ज्यादातर नेहरू को चाहते थे और प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनने नेहरू की तरफ रहे। तो ये इस मामले को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरदार पटेल और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू में देखिए, इन्हीं विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है या मनभेद हो सकता है, लेकिन कोई कहे कि उनमें झगड़ा था, वो एक अलग खेमा था, वो एक अलग खेमा था, जिस तरीके से खेमेबंदी की बात की जा रही है वो बिल्कुल नहीं थी। आप बताइए, कोई एक पत्र ऐसा बता दीजिए जिसमें गांधी को सरदार पटेल ने लिखा हो जिसमें नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध किया हो। इसके साथ साथ एक और बात सामने आती है कि सरदार पटेल के निधन के बाद कई पुस्तकें हैं जिसमें उनके परिवार के लोगों ने भी बहुत सारे पत्रों को लिखा। देखो, उस समय हर बातें जो होती थी लिखा पढ़ी में होती थी, पत्र लिखे जाते थे, वो पत्र अखबारों में छपते थे, गांधी जी के अखबार में छपते थे, गांधी जी के विचार गांधी जी के अखबार में छपते थे। उन लोगों को उनको पढ़ना चाहिए, और क्यों और कैसे हुआ ये तमाम लोगों को देखना चाहिए। नेहरू जी के नेतृत्व को सरदार पटेल ने स्वीकार किया, और जब राजा रजवाड़ों को बुलाने की बात आई तो नेहरू ने पूरी आजादी दी। तो जो सरदार पटेल ने जिस तरीके से काम किया उसमें उनके कई मुद्दों पर असहमति होते हुए भी उन्होंने सरदार पटेल के साथ काम किया, तभी जाकर देश के राजे रजवाड़े एक साथ आ पाए। देखिए, इस मौके पर एक और बात कहना चाहेंगे कि सावरकर उस समय थे। सावरकर ने जो पत्र लिखे हैं तो त्रावणकोर के राजा को लिखा कि आप एक अलग राष्ट्र बनाने की बात करिए और स्वतंत्र आजाद राष्ट्र बनाने की बात करिए। उन्होंने वो पत्र आज भी इतिहास में है, तो देखना चाहिए कि त्रावणकोर राज्य को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात की समर्थन कौन कर रहे थे? सावरकर कर रहे थे। सावरकर ने कभी ये बात की आलोचना नहीं की कि राजा हरि सिंह ने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कभी बात नहीं की कि एक हिंदू राजा होने के साथ साथ उन्होंने भारत में तुरंत विलय की बात क्यों नहीं। उनके कौन से ऐसी बातें थी जिनको लेकर विलय की बात। देखिए, इतिहास को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा नेहरू और गांधी को कटघरे में खड़ा करता है, सरदार पटेल को उनसे बड़ा बताने की कोशिश करता है, लेकिन उनका क्या चरित्र था, उनका क्या योगदान था या उनका क्या संघर्ष था, इन बातों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी चर्चा करना नहीं चाहता, कभी बहस करना नहीं चाहता। हमेशा वो एक बात कहता है कि विभाजन हो गया, विभाजन हो गया। यदि आप कल्पना करिए, उन लोगों से जब सवाल करिए, उनके लोगों से सवाल करिए, यदि विभाजन नहीं होता तो क्या होता? क्या 23 करोड़ मुसलमान इस देश में रह रहे हैं? क्या परिस्थितियां देखिए, हिंदू मुसलमान के लिए भारत में कितने गाजा और इजराइल बना दिए गए, गली गली मोहल्ले में गाजा और इजराइल बनाए जा रहे हैं। तो क्या 90 करोड़ मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते थे? क्या रह सकते थे? जिस तरह की राजनीति आज हो रही, क्या उस समय कल्पना की जा सकती है? देखिए, धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक परिस्थितियां क्या है, आज वहां सेना राज करती है, सेना के लोकतंत्र के माध्यम से राज चल रहा है।
पाकिस्तान में भी जो लोकतंत्र है वो सेना के रास्ते चल रहा है। हिंदुस्तान ही अकेला ऐसा देश है जहां वाकई में लोकतंत्र है। आज किसी भी परिस्थितियों की बात हो, किन्हीं भी परिस्थितियों की बात हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राज है। हमारे न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका स्वतंत्र है, हमारे यहाँ विधायिका स्वतंत्र है, और इन सब बातों का सम्मान दुनिया करती है और आज भी जानती है। इन सब बातों को लेकर कौन का सपना था? गांधी जी का। इसको साकार किसने किया? नेहरू जी ने। इसको सहयोग किसने किया? सरदार पटेल। इन तीनों का योगदान था। और आज जिस तरीके से विचारों को लेकर कहा जाता कि नेहरू की जगह सरदार पटेल यदि प्रधानमंत्री बनते तो क्या होता, तो ऐसे ही लोग आज कह सकते हैं कि यदि अटल बिहारी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनते तो क्या होते, नरेंद्र मोदी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनते तो क्या होता, या गडकरी बनते तो क्या होता। इस तरीके की बातें करना बेकार है। और उस समय के लोगों को बारे में जानिए। क्या हमारे पुरखे, हमारे बाप दादे, जिन्होंने दादी नेहरू में भगवान की छवि देखी है, जिन्होंने उनके साथ संघर्ष किया है, आंदोलन में गए, उन लोगों के मुंह से तो कभी बुराई नहीं सुनी। लेकिन आज एक ऐसी पीढ़ी खड़ी कर दी गई है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो ओटीटी के माध्यम से जिस तरीके से पिक्चर परोसी जा रही है, जिस तरीके से ओटीटी में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सीरियल चलाए जा रहे हैं, एक संगठित रूप से गांधी और नेहरू की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि कितने भी हमले होंगे, गांधी उतने मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे गांधी आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक रहेंगे, वो भविष्य में भी रहेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं दुनिया में, वहां उनको गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना पड़ता। स्वच्छता अभियान चला रहे हैं तो गांधी जी के नाम पर चला रहे हैं। तो कोई भी सरकार आएगी वो महात्मा गांधी को भुला नहीं सकती और उनको छोड़कर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, त्रिकाल और नो न्यूज की तरफ से आज जो हम लोगों ने चर्चा की, उसका उद्देश्य भी यही है कि हम नई पीढ़ी को गांधी को समझने के लिए एक मौका देना चाहते हैं। वो समझें, पब्लिक डोमेन पे बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। ये जो गलत फहमियां फैलाई जाती हैं कि नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, इनके बीच में कुछ मतभेद रहे होंगे, कुछ दूरियां रही होंगी, या सुभाष बोस को भी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज बता दें कि गांधी इस देश की आत्मा है, इस देश की मिट्टी में शामिल उसके हर विचार हैं। वो जब तक है तब तक इस देश का हर वंचित आदमी अपने आप को इस देश का निर्माता समझ सकता है। उसकी एक वोट की कीमत भी उसको मालूम है कि वो सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है। अन्यथा अगर गांधी ना होते तो ये पेशवाओं का राज होता, राजे रजवाड़े होते, और आप सब एक मजदूर की तरह काम करते। आज किसान अपने हक की बात कह लेता है, आज नौजवान अपने लिए खड़ा हो जाता है, आज महिलाएं अपने हक में बात कर लेती। यही चर्चा है। आज फिर हम आपसे कहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर आप बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें। किसी कट्टरवाद, किसी विचारधारा के तहत या किसी एजेंडे के तहत गांधी को समझे ना। गांधी इस देश में आज भी जिंदा हैं अपने विचारों के साथ। आप सभी ने आज इस चर्चा को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।